खुशी की लहर महसूस की जा रही है, खुशी दौड़ रही है, चेहरे पर मुस्कान लौट आई है आरएलपी के। लेकिन ये एक क्षणिक खुशी है। अब जो काउंटिंग होगी वो शहरी क्षेत्र में होगी, तो वहां पर अगर आरएलपी वोटों का ये जो वोटों का गणित अगर अपने पक्ष में कर पाएगी, तब कहीं जाकर वो मुकाबले में टिकेगी, नहीं तो नंबर 3 पे फिर फिसल जाएगी। तो कुल मिलाकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सदाशहर उपचुनाव से यही है कि हनुमान बेनीवाल ने एक बार तो बीजेपी के खेमे में खलबली मचा दी है कि मैं किसी से कम नहीं हूं, मुझे कोई हल्के में ना आके। आप भाई साहब क्या देख रहे हैं इस नतीजे में? अनिल शर्मा भारी बहुमत से जीत रहे हैं। आरएलपी चौंका रही है। आरएलपी चौंका नहीं रही है। आरएलपी ने बीजेपी के वोट में चैन लगा दिया और अनिल शर्मा की जीत को और बड़ा कर दिया है। बड़ा कर दिया। बहुत खुश होंगे, हनुमान बेनीवाल का धन्यवाद दे रहे होंगे अभी तो आप लोग। बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। क्या ये हनुमान जी ने बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ा या कांग्रेस को जिताने के लिए चुनाव लड़ा? ये तो अपने पार्टी के लिए चुनाव लड़ा। देखो, हराना कोई नहीं चाहता है कि पार्टी कोई हार सकती है। और आपको लगता है दम दिखाया उन्होंने, इसलिए जो है 2 नंबर पे आ गए उन्होंने। लेकिन भाजपा के वोट में हनुमान बेनीवाल ने सेंध लगा दी है, कांग्रेस के वोट में सेंध नहीं लगा पाए हनुमान बेनीवाल। लाल जी की सेवा है, 40 साल की सेवा है, उसकी जीत है। हनुमान बेनीवाल का मैं नहीं मानता कोई योगदान है। बीजेपी के वोट तोड़े होंगे या जोड़े होंगे, लेकिन ये जो जीत हो रही है अनिल जी की, ये पंडित भंवरलाल जी शर्मा की 40 साल से जो सेवा की है। आगे टिक पाएंगे हनुमान बेनीवाल? आगे बीजेपी से आगे निकलेंगे या नहीं निकल पाएंगे आखिरकार आखिर तक? बीजेपी और हनुमान बेनीवाल का 2-5 हजार वोट का फासला रहेगा। 5-4 का ज्यादा लंबा फासला नहीं रहेगा। लेकिन बीजेपी नंबर 2 पे रहेगी। बीजेपी नंबर 2 पे रहेगी। जीत रही है सेवा, जीत रहा है सरदार से। जो हमने नारा दिया था वो सफल होता दिख रहा है। और पंडित जी की तो फिलहाल तो सदाशहर में बोतल जो है उसका जादू चला है, थोड़ी देर के लिए चले जाए। इस वक्त तक तो जो है हनुमान बेनीवाल की पार्टी आगे है। बिल्कुल बाबूलाल, लोग ये कह रहे हैं कि भंवरलाल शर्मा का जादू यहाँ पर चल रहा है, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े सामने आए हैं बाबूलाल, वो कांग्रेस के लिए बहुत संतोषजनक होंगे। खुशी का माहौल होगा कांग्रेस में। जो कार्यालय है कांग्रेस के, वहां पर किस तरीके की तैयारियां बाबूलाल? जश्न के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं क्या वहां पर? जी बिल्कुल। अब एक तरह से अब औपचारिकता बन गया नतीजा कि आखिर बढ़त कहां जाकर रुकती है, जीत का मार्जिन कितना बड़ा होता है। जीत तो तय है, लेकिन ये जो अंतर है वो कितना होता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। बाकी अब जो एक वो जो रोचकता होती है, एक वो लोग दिल थाम करके इंतजार करते हैं कि कड़ा मुकाबला होता है, तो हर राउंड में कोई 100-50 वोटों का जब अंतर रहता है तो दिलों की धड़कनें नेताओं की बढ़ती रहती है, सांसें ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन अब तो यही लग रहा है कि इस मतगणना स्थल की दीवार पे लिख दिया गया नतीजा एक तरह से। ये मान बाबूलाल, आपसे और भी मनोज क्या खबर है भीतर से? कुछ बड़े हनुमान चौधरी जी। बिल्कुल, जो 5वां राउंड है उसकी जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है और इसके अंदर भी जो कांग्रेस है, कांग्रेस आगे चल रही है। इसके अलावा आरएलपी अभी भी बढ़त बनाए हुए है, दूसरे स्थान पे आरएलपी आई हुई है और भाजपा है वो तीसरे स्थान पे है। सबसे बड़ी बात जो है, अब आगे आने वाले 4-5 राउंड तक आरएलपी की जो संभावना है वो दूसरे स्थान पर बने रहने की है। मतलब ये जाट डोमिनेटेड एरिया की काउंटिंग चल रही इस वक्त। इसका मतलब ये है कि हनुमान ने जहां सबसे ज्यादा वक्त दिया, जहां हेलीकॉप्टर उतारे, वहां की जनता ने आशीर्वाद दे दिया बोतल को। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जो हनुमान बेनीवाल है उनके द्वारा जो डोर टू डोर संपर्क किया गया था उसका ही नतीजा है कि आरएलपी अब दूसरे स्थान के ऊपर आई है और भाजपा पिछड़ती नजर आ रही है। 2 नंबर पर कब तक रहेगी आरएलपी? आपका क्या आकलन है? शहर में आते ही 3 नंबर चली जाएगी आरएलपी। अच्छा, शहर कितना दूर है अभी गांव से? शहर बस एक बूथ और है शहर बस। अच्छा। हाँ, उसके बाद में जीतेगी सेवाई। हाँ, लेकिन मेवा किसको मिलेगा? आरएलपी और बीजेपी दोनों में से टक्कर तो अभी ये है कि 2 नंबर की लड़ाई किसकी है? 2 नंबर की लड़ाई बीजेपी रहेगी 2 नंबर पे। बीजेपी 2 नंबर की रहेगी, लेकिन पहले ये बताया जा रहा था, एक भाई साहब आए हमारे साथ में। क्या खबर है भाई साहब, क्या लग रहा है चुनाव में? इसी राउंड में लग रहा है कि 2 से 2.5 हजार बढ़त फिर बढ़ जाएगी कांग्रेस की। तो आप 10,000 पार हो रहे हैं अब? 10,000 11,000 पार हो रहे हैं। 11,000 पार हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि हनुमान बेनीवाल नंबर 2 पे आए इसलिए बीजेपी नंबर 3 जा रही? देहात से बेनीवाल लग रहा है 2 नंबर आएगी और बीजेपी 3 नंबर आएगी। अधिकांश गांव में लगता है बीजेपी का प्लेटफॉर्म ही नहीं है। अच्छा। लेकिन कुल मिलाकर के नतीजा क्या होगा? 2 नंबर पे बीजेपी रहेगी? 2 नंबर पे लगता है सिटी में आने में बीजेपी रह सकती है, बराबर का मुकाबला रहेगा। कांग्रेस 30,000 से जीतेगी और आरएलपी और दूसरे तीसरे स्थान के लिए आरएलपी और बीजेपी में कंटेस्ट चल रहा है चुनाव का। शेखावाटी में भी हनुमान बेनीवाल ने धमाकेदार एंट्री करी है। फिलहाल तो नतीजा बहुत दूर है अभी,
लेकिन मुकाबले में वो बने हुए हैं। पहले कहा जा रहा था कि बिल्कुल। जी, आप क्या क्या खबर लाए चेयरमैन साहब? 5वां राउंड पूरा हो चुका है और उसमें 10,000 के करीब लीड हो चुकी है 10,000 की लीड हो गई है कांग्रेस को। 10,700 की लीड करीब आ गई है। आरएलपी को वोट बहुत मिल रहा है, बीजेपी 3 नंबर पे जा रही है अभी। देहात में आरएलपी निश्चित रूप से बड़ी है, ये मानते हैं, लेकिन जो ही सिटी में जब घुसेंगे तो निश्चित रूप से आरएलपी को नाम मात्र का वोट मिलेगा और वहाँ टक्कर कांग्रेस बीजेपी की होगी और देहात में आरएलपी आगे आई है, इसमें कोई शक्का नहीं। अच्छा, आरएलपी ने आपका काम और आसान कर दिया, आपकी जीत को और बड़ा बना दिया, ऐसा लग रहा है, सुकून महसूस कर रहे होंगे। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। अगर आरएलपी नहीं होती तो बीजेपी से मुकाबला कांटे का होता? नहीं, मुकाबला कुछ भी नहीं होता। ये सारे मत जो पड़ रहे हैं ये भंवरलाल शर्मा जी की 50 साल की सेवा और उनकी श्रद्धांजलि के रूप में पड़ रहे हैं। लेकिन भंवरलाल शर्मा से लोग बताते हैं गांव के लोग नाराज थे, जनता नाराज थी गांव की, तो वो जो गुस्सा है वो हनुमान बेनीवाल ले गए। हो सकता है, हो सकता है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जी देखिए, बात कहें या ना कहें, लेकिन कुल मिलाकर के आरएलपी की बदौलत बीजेपी मुकाबले में फिलहाल जो है नंबर 3 पर है, लेकिन कांग्रेस सुकून की सांस ले रही है और उनको यही लग रहा है कि हम लोग जो है ये भीतर ही भीतर हनुमान बेनीवाल का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उनकी वजह से जो कांग्रेस की जो जीत का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, मार्जिन बढ़ रहा है। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि अब थोड़ी देर बाद जो है क्षणिक खुशी है आरएलपी के लिए, ज्यादा देर उनको खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि शहर की जब काउंटिंग होगी शुरू, तब जो है आरएलपी को ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे। आरएलपी अगर वहां पर कंटिन्यू अच्छा करती है, जिसकी संभावना बहुत कम बताई जा रही है, 60-70 हजार वोट है सदा शहर में, और इतने बड़े कस्बे में आरएलपी को थोड़ा दलित वोट मिला है, थोड़ा किसान समुदाय वहां पर रहता है, उसका वोट मिला। अगर वहां पर अच्छे वोट वो ले लेती तो फिर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी होने वाली थी। लेकिन माना यह जा रहा है कि जो अगले राउंड्स होंगे उनमें बीजेपी फिर नंबर 2 पर आ जाएगी। मुश्किल है बिल्कुल। और इस वक्त गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए गेस्ट के पास चलते हैं, क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं वो वाकई काफी इंटरेस्टिंग है। और गेस्ट से इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मान चौधरी आरएलपी नेता, कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आर तिवारी, और इसके साथ ही अशोक सिंह शेखावत जो कि बीजेपी नेता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आर तिवारी जी आप ही से करते हुए, बहुत खुश होंगे अभी तो जो रुझान सामने आ रहे हैं, जश्न का माहौल होगा कार्यालय में? जश्न तो लगातार जब जब राजस्थान की धरती पर अशोक गहलोत जी के शासन में उपचुनाव हुए हैं, हमने हर उपचुनाव को जीता है। वो इसलिए जीता है कि भंवरलाल, ये सरदार शहर का तो 2 बातें, अपने लंबे राजनीतिक जीवन में स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा राजस्थान के वो दूसरे नंबर के बड़े कद्दावर ब्राह्मण कुल में पैदा हुए नेता रहे, जो नवल किशोर शर्मा जी के बाद में जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सरदार शहर को भारत के नक्शे पे लाए। जी, जाति से वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, लेकिन 36 कौम के नेता रहे भंवरलाल शर्मा। उनके बारे में सब जानते हैं कि वो भामाशाह भी थे, राजनीति के प्रकांड विद्वान तो थे ही, रणनीति में भी माहिर थे। वो हर कौम की मदद करा करते थे, चाहे बीमारी में पैसे देना हो, दवा दिलाना हो, गरीब को कंबल दिलाना हो, वो हर प्रकार से राजनीति से उठ करके वो सबकी सेवा करते थे। और आज उसी का परिणाम है कि जननायक अशोक गहलोत की जो हमारी जनता के प्रति जो सामाजिक हमने जिम्मेदारी ली है, हमने कहा हम आपको चिकित्सा में आपकी जमीन नहीं बिकने देंगे, 10 लाख का हम आपको तिवारी जी आप कह रहे हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियां ली आपने उसके वजह से जीत मिली है, लेकिन ऐसा होता हमें तो नहीं दिख रहा है फिलहाल, क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार वहां से जुड़े हुए थे, लोगों को मुद्दे पता ही नहीं थे, कोई मुद्दे थे ही नहीं स्थानीय, सिर्फ एक बात पर वोट दी गई है, सहानुभूति, और शायद वही कार्ड आपका चल गया है, ऐसा बीजेपी कह रही है। मैंने यही कहा, भंवरलाल शर्मा जी की सेवाएं भी हमारे लिए जीत का बड़ा कारण, और कांग्रेस की सरकार के जो जनता से सरोकार के जो हमने निर्णय लिए, ये दोनों ही बातें थी। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी वाले इस समय राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। ये अशोक शेखावत जी बैठे हैं सरदार शहर विधानसभा में, जनता का आक्रोश आपके खिलाफ। अरे आपसे ज्यादा तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी अशोक सिंह शेखावत, आर तिवारी कह रहे हैं कि जनता का आक्रोश तो आपके खिलाफ है, और जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। जनता है ना आक्रोश है। देखो कि प्रियंका जी, पहले आपने कहा कि जश्न का माहौल है, उपचुनाव में जश्न का माहौल
और एक तो भंवरलाल जी का उनका कद, कांग्रेस का कद उसमें नहीं है। जश्न का माहौल तो यदि गुजरात में यदि आगे आते तो गुजरात में बनता है जश्न। अरे ये धरती सरकार राजस्थान अब की देखो फिर बात बोलने हो, लगे गुजरात को यहाँ कहां से ला रहे हो? मतलब अब मैं बात कर रहा हूँ आपको, बोलें दीजिए। हाँ। और ये कह रहे हैं कि साहब स्थानीय मुद्दों की तो बात ही आ गई, स्थानीय मुद्दे तो थे ही नहीं वहां, कांग्रेस तो थी नहीं ना, एक नाम था उनका, उनके पुत्र थे। ठीक है, उन्होंने इस वक्त खुद ने उनका की नाम बड़ी खबर, अनिल शर्मा 10,458 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार अनिल शर्मा इस वक्त बड़ी मतों से आगे चल रहे हैं। आरएलपी के लालचंद मुंड लगातार दूसरे स्थान पर बने हुए हैं, वहीं बीजेपी के अशोक पिंचा तीसरे स्थान पर खिसक चुके हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सरदार शहर उपचुनाव को लेकर 10,400 से भी ज्यादा मतों से इस वक्त कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। कांग्रेस नंबर 1 की स्थिति पर है, तो वहीं दूसरे स्थान पर आरएलपी के लालचंद मुंड है, जबकि बीजेपी के अशोक पिंचा लगातार खिसकते हुए अब तीसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं। शेखावत साहब, ये तो चिंता की बात हो गई बीजेपी के लिए, क्योंकि कम से कम आप जीत के दावे कर रहे थे, सेकंड पे तो आते, आप तो लगातार तीसरे स्थान पर चले गए हैं। क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? देखो कि आप प्रियंका जी, आप देख लीजिए 3 राउंड जो थे, 3 राउंड में बीजेपी आगे थी, 1 राउंड के अंदर आकर के अब आरएलपी है, बाकी राउंड बाकी बच्चे 16, उनका इंतजार करना चाहिए जी। और जहां तक तिवारी जी कह रहे हैं कि हमने ऐसे ऐसे काम किए, क्या भंवरलाल जी के जब आपके मानेसर में वहां रहे, उन पर क्या क्या लांछन लगाए सबको पता है, लास्ट तक उनके साथ साथ क्या क्या किया वो भी सबको पता है। और उसके बाद में कह रहे हैं कि साहब भंवरलाल जी के लिए हमने, कांग्रेस ने ये काम किया, भंवरलाल जी के लिए नहीं किया, भंवरलाल जी को तो अपमानित करने का काम किया आपने 3.5 साल के अंदर, कभी कभी उनको दबाने का काम किया, उनके साथ जो थे उन लोगों को छोड़िए ना, आप ये बताइए कि बीजेपी इतनी नीचे कैसे आ गई, कहां कमी रह गई? लोग कह रहे हैं कि आपने गलत दावेदार खड़ा कर दिया। मैं कह रहा हूं आपको। ठीक है, वापस आऊंगी मैं इस चर्चा में। और इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल में बीजेपी 29 और कांग्रेस 35 सीटों से आगे चल रही है। तो नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं, रुझान आपको बता रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 पर गुजरात में सभी सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। गुजरात में बीजेपी 151 और कांग्रेस 18 सीटों से आगे चल रही। तो हिमाचल की बात करें तो बीजेपी 29 पर है, जबकि कांग्रेस 35 सीटों पर आगे चल रही है। तो गुजरात में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर कांग्रेस को फिलहाल शुरुआती रुझान में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो गुजरात के सभी सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और एक बार फिर से भारी बहुमत की ओर बीजेपी गुजरात में बढ़ते हुए, कई सालों से बीजेपी का गुजरात में कब्जा है और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि इतिहास अपने आप को दोहराएगी और एक बार फिर से बीजेपी की सरकार गुजरात में बनते हुए बड़ी संख्या में यहां पर जनादेश लगातार आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जीत का उत्साह इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। लगातार बीजेपी की ओर से ये दावे भी किए जा रहे थे कि गुजरात की जनता लगातार बीजेपी के साथ है और फिलहाल जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, ऐसा ही लगता हुआ दिख रहा है कि फिलहाल जीत वहां पर बीजेपी की ही होनी है और लगभग ये तय भी हो चला है। और यही वजह है कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनमें एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से जीत के लिए इंतजार और कहीं ना कहीं ये जो जीत है वो पुख्ता होते हुए नजर आ रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर रुझान आने शुरू हो गए हैं और जिस तरीके से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते बन रहा है। ठीक मेरे पीछे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो खड़े हुए हैं। एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर का ये नजारा है और किस तरीके का उत्साह है वो यहाँ पर नागरिकों में देखने के लिए मिल रहा है। लोगों से भी हम बात करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं, आप लोग अभी से उत्साहित नजर आ रहे हैं? सर उत्साह तो बढ़ेगा ही, क्योंकि ये बार बीजेपी 150 प्लस जा रही है और अभी आप जो भी आंकड़े देख रहे हो वो सब इतने बहुमती से सबका सपोर्ट मिल रहा है और इतना मतलब टारगेटेड वोट है हमारे, वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो ये जो जीत है ये आप किसकी मान रहे हो, भूपेंद्र पटेल या फिर नरेंद्र मोदी? दोनों की मान रहे हैं मैडम हम लोग तो जीत। हमारे में कोई भारतीय जनता पार्टी की जीत है
ये डबल इंजन सरकार है, ये डबल इंजन सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड विजय है। हम जीतेंगे और बार बार जीतेंगे। ये 7वीं बार। यहाँ पर तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अपना दिल्ली मॉडल लेकर आई थी, दावे कर रही थी। तो गुजरात है, दिल्ली नहीं है बहन। गुजरात में तो चलने वाला भी नहीं है। आम आदमी पार्टी नहीं चलने वाला है, कांग्रेस भी नहीं चलने वाला है। ओनली फॉर बीजेपी चलने वाले हैं। नरेंद्र भाई मोदी का रथ चलने वाला है, अमित भाई शाह का चलने वाला है और यहाँ भूपेंद्र भाई पटेल का चलने वाला है। हम लोग यहाँ पे हमारा सोलर पैनल लगा के बिजली गवर्नमेंट को बेच रहे हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि बिजली हमको मुफ्त में देंगे। हम लोग मुफ्त में खाने वाले लोग नहीं है। तो ये जो जीत है वो क्या विकास फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है या मोदी फैक्टर काम कर रहा है? बिल्कुल मैडम, विकास फैक्टर आपने देख लिया कि हर जगह विकास हुआ है। गुजरात में कोई भी ऐसी जगह नहीं हो जो रोड देख लो, रास्ता देख लो, कॉलेज देख लो, कोई भी देख लो। तो यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मुफ्त बिजली देंगे, पानी देंगे, तो क्या उसको नकार दिया गुजरात के लोगों ने? हमारे गुजरात की जनता बिल्कुल सपने में नहीं चलती है। सब वुमेन्स यहाँ काम करती है, पति पत्नी सब कमाते हैं। उनको खोटे सपने देखने की आदत नहीं है और सपने दिखाने वालों को उनका रास्ता दिखा देते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के। आप बताइए, सपने दिखाने वालों को रास्ता दिखा दिया? दिखा दिया। हम सपने देखते ही उनको बोलो दिल्ली संभाले। दिल्ली की भी सरकार इस बार जाने वाली है। विधानसभा चुनाव में दिल्ली में भी 0 पे आम आदमी पार्टी रुकने वाली है। बोल दो दिल्ली की तैयारी कर ले। तो यहाँ पे लड़ाई किसके बीच में थी? बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी? किसी के साथ थी ही नहीं, वो थे ही नहीं, खाली बीजेपी थी, लड़ाई थी ही नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उत्साह दिख रहा है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और जो गुजरात के लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर साफ रूप से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के खोखले दावों के भलावे में गुजरात की जनता नहीं आने वाली। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रचना, न्यूज 18 अहमदाबाद। तो गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनते हुए, और चलिए फिर से चर्चा की ओर रुख करते हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी जी लगातार जुड़े हुए हैं। मिथिलेश जैमिनी जी, लिटमस टेस्ट के तौर पर इस उपचुनाव को देखा जा रहा था और जो नतीजे सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। जो शुरुआती रुझान है उसमें बीजेपी तीसरे स्थान पर खिसक रही है। कैसे देखा जाए इन नतीजों को? भाजपा के लिए बड़ी चिंताजनक है, क्योंकि तमाम उपचुनाव और ये एक सेमीफाइनल था जी। आपको 2023 में फाइनल में खेलना है, उससे पहले का सेमीफाइनल। और जो इनका प्रदेश नेतृत्व है उस पर सवालिया निशान लग गया है, निश्चित रूप से सतीश पूनिया जी पर। और एक जिस पार्टी में अर्जुन मेघवाल जी जैसे केंद्रीय मंत्री, राजेंद्र राठौड़ जी का जन्म स्थान जिस जगह हो और सतीश पूनिया जी का वहां क्षेत्र है, सतीश पूनिया जी का गृह नगर है वो, उस जगह अगर बीजेपी तीसरे स्थान पर जाती है और एक आदमी हनुमान बेनीवाल सिंगल पर्सन, उन्होंने अगर बीजेपी को तीसरे नंबर पर धकेल दिया है, तो ये पहले वल्लभ नगर में वो धकेल चुके हैं इनको चौथे नंबर पर, तो ये निश्चित रूप से बीजेपी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। और इधर अशोक गहलोत जी का सियासी जादू चल गया है। वो यही कहेंगे, आज सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन यहाँ आई हुई है और वो खिलजीपुर में पहुंच गई है और उनको ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा आज अशोक गहलोत जी का कि वो सियासी जादूगर ने एक और जीत उनकी झोली में डाल दी है। इसके चलते एक और चीज हुई है इस बार इस चुनाव में, सियासी जादूगर लगातार अशोक गहलोत को कहा जाता है और एक और जादू उन्होंने चला दिया है। आरएलपी नेता मान चौधरी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुशी तो आपके अंदर भी होगी, दूसरे स्थान पर आने की सोची थी आपने, किस तरीके से पहुंचे वहां पर और अभी क्या उम्मीदें हैं? जी मैम, उम्मीदें ये है, मैं कह रहा था अभी पहले जो संवाददाता थे उनसे मैं ये कह रहा था कि आरएलपी निश्चित तौर पे 10 से 12 राउंड में आगे फर्स्ट नंबर पे आएगी। पहले भी जब थर्ड राउंड पे चल रही थी तो बीजेपी के जो प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि बीजेपी तीसरे नंबर पे, ये आरएलपी तीसरे नंबर पे रहेगी। मैंने कहा था आप रुकिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, फर्स्ट नंबर पे भी आएगी, दूसरे पे तो आ गई और कुछ और इंतजार कीजिए, फर्स्ट नंबर पे आरएलपी आएगी। उम्मीद है, पूरा भरोसा है। भरोसा है आपको? कौन कौन से मुद्दे लेके गए थे? क्योंकि वहां तो स्थानीय मुद्दे तो दिख ही नहीं रहे थे, आप भरोसा जता रहे हैं कि पहले स्थान पर पहुंच जाएंगे। जी, आपने सही सवाल किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि भंवरलाल जी, पंडित भंवरलाल जी जीत रहे हैं, 35 साल से जीत रहे हैं। वो इसी वजह से जीत रहे हैं कि बीजेपी वहां कैंडिडेट उतारती है, चुनाव लड़ते हैं और फिर मैदान छोड़ के भग जाते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं, मैदान छोड़ के भग जाते हैं। जब विपक्ष मैदान में रहेगा ही नहीं तो वहां पर भंवरलाल जी मजबूत होंगे। और यही कारण रहा
कि 35 साल से भंवरलाल जी वहां डटे रहे, क्योंकि वहां बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाई। इस बार आरएलपी मैदान में आई है तो दोनों पार्टियों की नींद उड़ा दी और वहां पर गली गली घूमने पर मजबूर कर दिया। तो ये निश्चित तौर पे 2023 में नेताओं की नींद उड़ी हुई है और आरएलपी से खलबली मची हुई है। पहले तो कोई कांटे के टक्कर में था ही नहीं, अब आरएलपी आई है तो अब पहले स्थान पर पहुंचेंगे। इससे और भी ज्यादा आपकी जानकारी लूंगी, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस उम्मीदवार इस वक्त पहले पायदान पर हैं और अनिल शर्मा 10,458 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लगातार कांग्रेस पहले पायदान पर कब्जा जमाए हुई है, जबकि इस बीच ये बड़ी खबर फिर से बीजेपी दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी है और आरएलपी के लालचंद मुंड खिसक कर एक बार फिर से तीसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं। तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ी राहत की खबर हो सकती है। बीजेपी एक बार फिर से दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी है, जबकि आरएलपी के लालचंद मुंड एक बार फिर से खिसकते हुए तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं कांग्रेस लगातार पहले स्थान पर है और एक बड़े अंतर से जीत यहां पर दर्ज करते हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस उम्मीदवार जो है अनिल शर्मा, वो लगातार आगे चल रहे हैं। इस चुनाव से जुड़ी, उपचुनाव से जुड़ी पल पल की हर अपडेट्स लगातार सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार उपचुनाव को लेकर काउंटिंग जारी है। सुबह 8 बजे से हम पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं और ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस उम्मीदवार लगातार पहले पायदान पर हैं और इसके साथ बीजेपी जो कि खिसक कर तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी थी, वो एक बार फिर से दूसरे गुड स्थान गवर्नेंस पर और पहुंच डेवलपमेंट चुकी से ढक जाती है जी, क्योंकि जनता कहती है यही पार्टी ठीक है, हमें सुरक्षा भी मिली हुई है, कानून व्यवस्था भी सुधरी हुई है, डेवलपमेंट भी ठीक है, गुड गवर्नेंस भी है, नागरिकों को लाइफ सुधरती है, तो वो जनता पसंद करती है। बीजेपी सर मोदी जी ने एक रैली में कहा था कि हमारा भी रिकॉर्ड तोड़ी है नरेंद्र की सरकार, तो उसका असर हो गया क्या? गुजरात और हिमाचल दोनों में आज देखिए, गुजरात तो इतिहास बनाने जा रहा है और हिमाचल में भी कई वर्षों से ये विषय था कि एक पार्टी आएगी एक पार्टी जाएगी, वो भी परंपरा टूट रही है। राहुल गांधी ने एक टिप्पणी करी है, उन्होंने कहा कि हम चाइना वाइना इश्यूज पे डिस्कशन चाहते हैं, पर लोकसभा कल हुआ ना, लोकसभा स्पीकर को अपना चेहरा देखने कल आपके ये जो राज्यसभा में चर्चा, संसद का ही तो पार्ट है राज्यसभा, क्या उनको दिखता नहीं है? मुझे लगता है वो संसद को इग्नोर कर रहे हैं, कहीं और में बिजी है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल